बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप तक पहुंचती हैं कृषि जगत से संबंधित तमाम नई जानकारियां। हमारा मकसद होता है कि हमारे किसानों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारियां पहुंचे, वो जाने कि कैसे वैज्ञानिक विधि से वो खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, ताकि उनका आर्थिक विकास हो और साथ ही देश के विकास में भी अपनी भूमिका निभा सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम में सबसे पहले बात करेंगे सम्मेलन से प्रगति की ओर की, उसके बाद नजर डालेंगे विज्ञान और किसान पर, उसके बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप और अंत में हम जानेंगे फार्मिंग इंडिया में सरकार की योजनाओं के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। में आज हम आपको जानकारी देंगे अनानास के बारे में। अनानास एक ऐसी फसल है जिसकी व्यावसायिक दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही हमारे किसान इसकी खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अनानास अपने पोषक तत्वों के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा इससे बने कई उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध रहते हैं, जिससे हमारे किसानों को और अधिक लाभ हो सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान कर सकते हैं अनानास की खेती। अनानास उगाने की शुरुआत ब्राजील में हुई थी। यहाँ से ये धीरे धीरे दुनिया के दूसरे उष्णकटिबंधीय इलाकों में फैला। जहाँ तक भारत का सवाल है, तो यहाँ सबसे पहले 1548 के दौरान पुर्तगालियों ने इसकी खेती की थी। आज ये पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड के अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रमुखता से उगाया जा रहा है। अनानास एक रसीला फल है और इसकी मांग देश विदेश में साल भर बनी रहती है। इसके जूस का इस्तेमाल मुरब्बा, जैम, शरबत, रंग, दवाई और सिरप तैयार करने में होता है। अनानास की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी और नमी वाले उष्णकटिबंधीय इलाके उपयुक्त हैं। ऐसे इलाकों में सालाना 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। बीज के तौर पर मुख्य रूप से पौधे के सकर, स्लिप और क्राउन का उपयोग होता है। रोपाई जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर में होती है, जबकि फूल आने का समय जनवरी से लेकर मार्च तक होता है। बीज की रोपाई दोहरी कतारों में गड्ढे बनाकर होती है। गड्ढे की गहराई 22 सेंटीमीटर और व्यास 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर होती है। रोपाई से पहले हर गड्ढे में 1 किलो कंपोस्ट, 2 से 3 ग्राम फास्फेट और 6 ग्राम पोटाश डालना है। अनानास में 4-5 बार निकाई गुड़ाई होती है। पहली निकाई रोपाई के 40 से 50 दिन बाद, दूसरी 80 से 90 दिन बाद, तीसरी 110 से 120 दिन बाद, चौथी 200 से 210 दिन बाद और पांचवी 300 से 310 दिन बाद। पहले निकाई के बाद हर पौधे में 2 ग्राम नाइट्रोजन डाल दें।
दूसरी के बाद 2 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम पोटाश डालकर जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दे। इसके बाद 2 निकाई गुड़ाई के बाद 2.5 ग्राम नाइट्रोजन का उपयोग होगा, जबकि आखिरी निकाई गुड़ाई के बाद 3 ग्राम नाइट्रोजन डालना है। अनानास में मल्चिंग का बड़ा महत्व है। इसके लिए पॉलीथीन, बुरादे या फिर कुछ फसल अवशेषों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अनानास में सकर्स और स्लिप्स निकलते हैं। स्लिप्स का विकास फल के पकने में देरी का कारण बनता है, इसलिए समय समय पर इन दोनों को पौधे से हटाते रहना चाहिए। वैसे तो अनानास की खेती आमतौर पर असिंचित क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन सिंचाई की सुनिश्चित व्यवस्था होने पर फलों का विकास भी बेहतर होता है और गुणवत्ता भी। रुपाई के 10-12 माह के बाद फूल आना शुरू होता है, जबकि फल तैयार होने में 15 से 18 माह का समय लग जाता है। इसकी कटाई मई से अगस्त के बीच होती है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। आप देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। हाल ही में दक्षिणी अंडमान में आकाशवाणी, डीडी किसान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की क्षमता निर्माण और साथ ही प्रभाव मूल्यांकन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान डीडी किसान ने वहां के एक प्रगतिशील किसान से भी मुलाकात की, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। कामाक्षी चिल्लामल 67 साल की हो चुकी हैं, लेकिन इनका जज्बा आज भी कम नहीं हुआ है और ये लगातार काम कर रही हैं। आसमान से बातें करते नारियल के ये पेड़ इन्हीं की मेहनत का नतीजा है, बल्कि इनकी पहचान ही इन पेड़ों की वजह से है, क्योंकि लोग इन्हें नारियल अम्मा कहकर पुकारते हैं। जैविक तरीकों से नारियल उत्पादन के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बागान की मिट्टी में नमी बनी रहे, इसके लिए चिल्लामल अपनी 10 एकड़ जमीन में मल्चिंग का सहारा लेती हैं। मल्चिंग के लिए नारियल के पत्तों और भूसी का उपयोग करती हैं। इससे न सिर्फ लंबे समय तक मिट्टी नम रहती है, बल्कि खरपतवारों पर अंकुश भी लगा रहता है। कीटों से बचने के लिए वो हानिकारक रसायनों की बजाय एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली अपनाती हैं। इसके अलावा वो दूसरे किसानों को भी जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रही हैं। और हमारे साथ यहाँ पे एक भारत की फार्म लेडी जुड़ी हुई हैं, के चिल्लामल। उनको अभी रिसेंटली पद्मा अवार्ड से नवाजा गया है। क्या रहा उनका सफ़र खेती से लेकर पद्मा अवार्ड तक, आइए हम जानते हैं इनसे। जो ये आपका सफ़र रहा है खेती किसानी से पद्मा अवार्ड तक का, कैसा रहा? क्या चुनौतियाँ थीं, क्या मुश्किलें आईं और आपकी किसने मदद की? कैसे आप इतना जज्बा रख पाई कि वहाँ तक पहुँच गई? हमने छोटा उम्र से हम अंडमान में था, किसान में। मेरा अम्मा अब्बा किसान था। वही टाइम ना पढ़ने के लिए भी स्कूल भी नहीं है मेरा को, पढ़ाई नहीं, खाली किसान तो पढ़ाया, खाली खेती करो, ये काम करो, वो काम करो। मेरा अम्मा अब्बा सिखा के दिया, उस तरह हम काम करा। काम करने के बाद ना मेरा को शादी करके दिया, तो मेरा पति भी किसान है। पति पत्नी दोनों मिलके हम लोग काम करा। वही टाइम ना टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं है, खाली नारियल पेड़ काटा, तो चुपाड़ी पेड़ एक एक बीच बीच में काटने के बाद तो उसका अंदर ना सब्जी काटा, कुछ पेड़ वगैरह कुछ नहीं काटा, खाली सब्जी काटेगा। वही तो 6 महीना रहेगा और ख़त्म होएगा और दोबारा काटेगा, ये नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए गाय पाला, बकरी, मुर्गी इस तरह पाल के बच्चा लोग भी पाला। तो कह सकते हैं आपने एक तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाया। हम आने के मेरा अभी क्या करा, एक बार मीटिंग में एग्रीकल्चर गया, आपको क्या क्या मदद चाहिए। वही टाइम है ना मेरा पति को डेथ होने के बाद 4 बच्चा पालना, खाली खेती करके हम नहीं सका। वो हमको एक दिन बोला मीटिंग जाओ, एग्रीकल्चर में मीटिंग जाओ बोला। मीटिंग किया तो मीटिंग में जाके बोलता था, सारे लोग बोला आपको क्या चाहिए, आपको हम लोग मदद करता है। और एग्रीकल्चर से बोला ठीक है, हमको पालिए से किसी को मांगता करके पूछा, हम बोला मेरा चाहिए। वही टाइम में तुरंत ऑफिसर लोग आके, मैडम और सब आके देखा था मेरा ज़मीन को, देखा वही टाइम से मेरा को बना के देगा बोला। तो कह सकते हैं कि आपको सरकारी मदद काफ़ी मिली और आपने उसका उपयोग भी किया। आपने सारी सरकारी स्कीमों को लेने का प्रयास किया, जो बहुत सारे किसान नहीं कर पाते हैं। वही तो हम करने के बाद तो सारे लोग बोला ये पेड़ वगैरह अच्छे से नहीं फला, आप लोग थोड़ा पेड़ हटा के दूसरा पेड़ काटो बोला। हम बोला नहीं अभी नहीं सकेगा सर, हमको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा देखेगा, अच्छा फल मिलने से आने से रखेगा, नहीं से और दोबारा निकाल के काट देगा करके हम बोल के वही टाइम ना अगर ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रैक्टर मिला था, पहले नहीं है हाल चलाया गाय रख के। वही टाइम से हम बुला के सारा हाल चला के ये कचरा मुचरा सारा छिलका उलका सारा पेड़ का
जमा करा। आपको लगता नहीं कि आपके जैसी बहुत सी महिलाएं जो खेती कर रही हैं पर शायद इतनी हिम्मत अभी वो नहीं जुटा पा रही हैं कि इतना आगे जा पाएं, तो आप उन महिलाओं से, उन महिला किसानों से क्या कहना चाहेंगी? हिम्मत से करना, कभी भी डरना नहीं। हमको नहीं सकेगा, हम लोग आके पढ़ना नहीं सकेगा, हम बच्चा पालने नहीं सकेगा करके कोई पूछना सोचना नहीं, बिल्कुल अपना हिम्मत से आप करना। कैरी इंस्टीट्यूट ने आपकी काफ़ी मदद की, केवीकेज ने आपकी काफ़ी मदद की, मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स ने आपकी काफ़ी मदद की इसमें। वो नाबार्ड वाला भी आके सारा सपोर्ट में अच्छा आके पढ़ा करके थोड़ा अच्छा करने से तो आते रहेगा ना। आपको कैसा लगा जब आपको पहली बार बोला गया कि आपको पद्मा अवार्ड दिया जा रहा है? पहले से हम अवार्ड लेते रहेगा, इसलिए हमको ज़्यादा ये नहीं, अब पद्मश्री अवार्ड मिला करके बोलता था मेरा बेटा, हम पे भरोसा नहीं रखा तो पहले से अवार्ड लेता था। और कोकोनट बोर्ड में भी नेशनल अवार्ड मिला। बाहर से आके लोग देखना दिखाना, बच्चा लोग को किसान को बहुत बच्चा लोग को किसान क्या करके पता नहीं चलता। हाँ। आने वाला समय में किसान को सीखना आके कितना बच्चा मतलब आप चाहेंगे कि और लोग भी जुड़े किसानी खेती से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए हम 12 बच्चा लोग भी आके, स्कूल बच्चा लोग भी आके पूरा दिखता था। हम बोलता ये पेड़ है करना करके, अभी भी स्कूल में जाके पत्ता का आया अभी। तो कह सकते हैं सिर्फ अपना खेत ही नहीं बना रही हैं, जब बल्कि हमारे देश के जो आगे आने वाले भविष्य है उसको भी खेती की ओर बढ़ा रही हैं। चिल्लामल के बेटे रामचंद्रन भी उनका साथ देता है। मेरा मदर का नाम है के चिल्लामल, जो अभी भी पद्मश्री अवार्ड नवाजा गया है, और इसका पहले नेशनल अवार्ड मिला है कोकोनट बोर्ड से, जो 2022 में लिया है। एक्चुअली मेरा फादर 95 में एक्सपायर हो गए, गुजर गए। तो उसके बाद मदर ने, हम लोग जब छोटे बच्चे थे तब, तो मदर ने किसी किसान काम करते 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 इतना हम लोग पालन पोषण करके एक नौकरी, मतलब नौकरी तक हम लोग पढ़ाया। तो जब नौकरी मिलने के बाद भी हम लोग मदर के साथ में हम लोग सपोर्ट दिए, और अभी भी हम किसान से जुड़ा है। जब भी कोई भी छुट्टी मिले साथ में रहेगा तो मम्मी के साथ में खड़ा होकर हम लोग काम करते हैं। जितना भी काम, जितना भी हम लोग होता है, मम्मी हर टाइम में, हर समय में सारा हेल्प करते हैं। जितना भी समय मिलता है हम लोग खेती किसान काम करते हैं। तो इसका वजह से हमारा जो महिला किसान इतना बड़ा काम कर सकता था। अम्मा एक बड़ा एग्जाम्पल है। किसी भी किसान की तरक्की में कृषि विभाग के अधिकारियों और हमारे वैज्ञानिकों की भी बड़ी भूमिका होती है। उनका मार्गदर्शन किसानों को बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। चिल्लामल को पद्मश्री के अलावा नारियल विकास बोर्ड की ओर से सर्वश्रेष्ठ नारियल किसान पुरस्कार और पिछले साल सितंबर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इनोवेटिव फार्मर अवार्ड दिया गया। सितंबर 2022 में उन्होंने इंटरनेशनल कोकोनट कमेटी की ओर से गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विषय पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की थी। इसके अलावा इन्हें मिले प्रमाण पत्रों की लंबी फहरिस्त है। भारत सरकार की योजनाएं हैं, तो वास्तविकता में वो जो धरातल पर जो बेनिफिशियरी है उन तक पहुंच रही है या नहीं, इस चीज़ का भी हमको थोड़ा सा एक फील हुआ। तो क्या लगता है कि किसानी खेती है मुनाफे का सौदा? हाँ, वो तो एक्चुअली करने के ऊपर है। जो लोग उसको किसानी खेती में अपना इन्वॉल्वमेंट करेंगे और जो लोगों से गाइडेंस लेके या खुद से नए नए इनोवेशन करेंगे तो उसमें फ़ायदा। खासकर जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उसका जो उद्देश्य है, जो ध्येय है, ये कि ऐसे प्रगतिशील किसान या अवार्डी किसान हैं, उनको एक उदाहरण के तौर पर दूसरे किसानों के सामने प्रस्तुत किया जाए कि किस तरीके से उन्होंने कृषि के क्षेत्र में ये उपलब्धि हासिल की, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मानित किया गया। तो एक तरीके से दूसरे किसानों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। इस महिला किसान से मिलके और इस प्रगतिशील किसान से मिलके उनको कैसा लगा, क्या प्रेरणा मिलती है? हमारी पद्मश्री अवार्डी महिला किसान जी से आज मुलाकात हुई है, जिससे कि मुझे लगता है कि जो भी किसान महिलाएं हैं
उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। इन्होंने हमारी इस जो बातचीत हो रही है इसमें एक बार कहा भी है कि महिला हर कुछ कर सकती है, घर का काम भी कर सकती है, दफ्तर का काम भी कर सकती है, खेती भी कर सकती है। और इन्होंने जो ऑर्गेनिक खेती की है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। रेडियो एक बड़ा सशक्त माध्यम है किसानों तक पहुंचने का। तो रेडियो जो है वो बड़ा आसान वे में किसानों को, जब वो खेत में काम कर रहे हैं या घरों में भी हैं, तो उन लोगों को क्या नया डेवलपमेंट है, क्या नई चीज़ें हैं, क्या नई स्किल्स हैं, उसके बारे में ज्ञान देना, ये हमारे आकाशवाणी के जो किसान वाणी चैनल हैं उसके थ्रू हम लोग करवाते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे सरकार की योजना के बारे में। देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे ई-नैम के बारे में। आज का युग डिजिटल युग है और अगर हम कृषि के क्षेत्र में भी प्रगति देखना चाहते हैं तो इसे भी डिजिटल युग से जोड़ना पड़ेगा। आइए जानकारी देते हैं कि कैसे हमारे किसान ई-नैम से लाभ ले सकते हैं। ई-नैम एक ऐसा जरिया है जिससे किसान घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर के इस्तेमाल से देश के किसी भी कोने में अपनी फसल को बेच सकते हैं, वो भी उचित दामों पर। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट।
कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन, जिसमें अभी हमने आपको जानकारी दी फार्मिंग इंडिया में कैसे हमारे किसान ई-नाम से लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, आप कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता भी नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों का अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव, आपका फीडबैक हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करता है। चलते चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी देखें कृषि दर्शन। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में कुछ और जानकारियों के साथ कृषि दर्शन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।